अस्सलाम वालेकुम। आप मतलब सब लोग आप एक इलाज के लिए निशान रिहैब में आए और उस इलाज का डेफिनेटली डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। मोस्टली आपने जो लोग हमारे पास आए हैं वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की वजह से आए हैं, कुछ अल्कोहल यूज डिसऑर्डर की वजह से आए हैं। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साइकोलॉजिकल चीज़ों की वजह से आए हैं, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। अ, मकसद ये है कि जो एडिक्शन ट्रीटमेंट है या रिहैबिलिटेशन है, देखिए एडिक्शन ट्रीटमेंट के भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि जहाँ सब्सटेंस यूज है, आप उसके डिटॉक्स का एक अमल चलता है और वो डिटॉक्स उस लिहाज से किया अपने पेशेंट को, और डिटॉक्स के बाद उनको दोबारा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर ले आए। अब वो जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो एक्चुअली रिहैबिलिटेशन है। अब वो रिहैब एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ पेशेंट आया हमारे पास, और उसका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर फॉर एग्जांपल शिज़ोफ्रेनिक है तो सिम्टम्स सबसाइड करने के बाद हम उनको रिहैबिलिटेशन में लेके जाते हैं। जैसे उनकी पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, जैसे अगर ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड हैं या हेलुसिनेशन, तो मेडिसिन ने अपना रोल प्ले किया कि उस लिहाज से देखा ये गया है कि बाज़ दफ़ा आप लोग इतना घबरा भी जाते हैं कि रिहैबिलिटेशन बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस है। मैं आपको बताऊं कि रिहैबिलिटेशन लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। लॉन्ग प्रोसेस उस वक्त होता है जब हम अपने ट्रीटमेंट को इंजॉय नहीं करते। माना कि जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाता है या जब सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर आ गया है या बाकी कोई सब्सटेंस की वजह से एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है, तो उस वक्त हमारी मेंटल फैकल्टीज उस तरह काम नहीं कर रही होती। और जब मेंटल फैकल्टीज काम नहीं कर रही होती तो डेफिनेटली जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर करने का डिसीजन लेना है वो डेफिनेटली फैमिली मेम्बर्स ने लेना है। अब वो फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आपकी बेहतरी के लिए एक डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आप आ गए, आपको शुरू में लगा कि शायद अगर किसी पेशेंट को फैमिली ने बहुत प्रेशराइज किया और या बहुत कन्विंस किया या बहुत उनको मनाया कि आप ट्रीटमेंट में चलें, और आप समहाउ ट्रीटमेंट में आ गए। ट्रीटमेंट में आने के बाद आपको लगा कि अब मैं जब डिटॉक्स हुआ हूँ तो हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त माशाल्लाह आप सब लोग जो हैं वो ऑलमोस्ट डिटॉक्स के प्रोसेस से गुजर चुके हैं और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जा रहे हैं, और आपकी फैमिलीज भी आपके साथ विजिट करती हैं। जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस का लंबा होना है, ये ट्रीटमेंट के प्रोसेस का लंबा होना उसी वक्त मैटर कर रहा होता है जब हम ट्रीटमेंट को उस तरह इंटरलाइज नहीं करते। जैसे बाज़ दफ़ा आप देखें, आप नशों की इस खेल में जहाँ और बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से माइनस हो रही होती हैं, वहाँ एक चीज़ और भी माइनस होती है, वो ये है कि हम खुल के दिल की बात नहीं करते लोगों के साथ। मसलन इवन आप लोग जैसे अपने काउंसलर से बात करते हैं, आप उनके साथ बाज़ दफ़ा इसलिए भी खुल के बात नहीं करते कि ये दूसरा इंसान है, और दूसरे इंसान को जब ये बात पता चलेगी तो फिर लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कुछ कहें। ये जो शर्में हमें ले डूबी हैं, ये इन शर्मों को हमें थोड़ा सा साइड पे रखना है। और फिर आप सब लोग एक ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंदर है। ट्रीटमेंट के अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी का एक एलिमेंट होता है। आपकी कोई भी बात जो ऐसी हो कि जिसमें शायद आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो कभी भी आपकी फैमिली मेम्बर्स या किसी और बंदे के साथ, और वैसे भी प्रोफेशनल्स जो हैं वो एक एग्रीमेंट के तहत हैं, चाहे वो आज काम कर रहे हैं या कल को काम नहीं कर रहे होते और कहीं और चले जाते हैं, तो वो उस एग्रीमेंट के अंदर काम कर रहे हैं जिसमें वो आपकी किसी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और डेफिनेटली वैसे भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दूसरों का पर्दा रखते हैं और वैसे भी अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि दूसरों का पर्दा रखें। यहाँ आप जिस प्रोसेस में हैं, उस प्रोसेस को, एक तो आपकी कंप्लेन होती है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। दूसरा ये है कि आपको उस तरह जैसे पहले लाइफस्टाइल आप गुजार रहे थे उस लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ रहा है। तीसरी कंप्लेन आपकी ये होती है कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अब एक बड़े नबे तुले अंदाज के साथ आपसे बात करते हैं। जो फोर्थ कंप्लेन आपको मोस्टली हो रही होती है वो ये है कि आपकी वो हैबिट्स या वो हॉबीज़ जिनको आप अडॉप्ट किए हुए थे, उन हॉबीज़ को अब एक किस्म की ब्रेक लग गई है।
फिर 5वें नंबर पे आपको कंप्लेन ये होती है कि आपको जो आप चाह रहे हैं खाना, जिस दिन आपका जो आज फर्ज करें मेरा कोई फास्ट फूड खाने का दिल है, तो आज मुझे फास्ट फूड नहीं मिला, तो वो जो एक ख्वाहिशें टूटने का अमल है वो भी। लेकिन हम सबको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हम यहाँ पे डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए आए हैं, और हमें उसमें ये देखना है कि हमारे पास हासिल क्या कर रहे हैं, हम जिंदगी की तरफ वापस लौट रहे हैं। हर बंदे ने डिफरेंट तरीके से सफ़र शुरू किया है। किसी ने मे बी सब्सटेंस यूज जो है वो 5 साल पहले शुरू किया हो, और किसी ने हो सकता है कि लास्ट ईयर शुरू किया हो। फिर मोस्टली आप आपस में भी क्वेश्चन करते हैं कि एक बंदे ने नशा जो है वो 5 साल पहले शुरू किया है, एक बंदे ने 2 साल पहले शुरू किया है, एक बंदे ने 1 साल पहले शुरू किया, तो हम सब इक्वल कैसे हो गए? देखिए, सब्सटेंस यूज करना या नशे का इस्तेमाल करना ये एक अमल हो सकता है, लेकिन हम कब बीमारी में चले गए, कब वो नशा बीमारी बन गया, कब वो एक सब्सटेंस यूज एडिक्शन में कन्वर्ट हो गया, इसका हमें को पक्का पता नहीं होता, यानी आपको। लेकिन साइकोलॉजिस्ट या जो साइकेट्रिस्ट नजर आते हैं, जब वो इस पे रिसर्च करते रहते हैं, पता चलता है कुछ रवैये ऐसे चेंज होना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम एनाटॉमी की बात करें, तो अगर आप स्पाइनल कॉर्ड से दिमाग को अप्रोच करते हैं, तो जो फर्स्ट हिस्सा आपका अफेक्ट होता है जब सब्सटेंस यूज एडिक्शन बनता है, तो उसमें हमारी डिसीजन मेकिंग पावर खत्म होनी शुरू हो जाती है। हम ऐसे डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं जिन पे उंगली उठती है, जिनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता। और फिर साथ साथ क्या है कि नशे की वजह से हमारा जो कि बॉडी का निज़ाम चेंज होता जा रहा है, हमें साथ साथ जो है वो केमिकल्स अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जो मेंटल फैकल्टीज हैं वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाती हैं। जो हमारी एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग्स हैं वो उस तरह नहीं अमल कर रही होती जैसे वो सब्सटेंस यूज करने से पहले कर रही होती थी। तो फिर क्या आगे बढ़ते हुए आगे क्या बात हुई कि जब दिमाग अफेक्ट होना शुरू हो गया, जब वो केमिकल्स ने दिमाग पे असर करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली उसका असर आपकी जिस्मानी साख पे भी पड़ा। जब जिस्मानी साख पे पड़ा, हमारे रवैये चेंज होना शुरू हो गए, हमारे दोस्त यार बदलने शुरू हो गए, हमारी जो है वो सुबह शाम की रूटीन बदलनी शुरू हो गई। अब ये सारी रूटीन बदलने में किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, हमें केमिकल्स ने इन्फ्लुएंस किया, और वो रूटीन बदलती रही। और अब हम अपने लव्ड वंस को टाइम देने से पीछे हटना शुरू हो गए। अगर एक घर की रूटीन है कि रात को सब लोग खाने में साथ होंगे, तो वो हमारे जो दोस्त जो आप में हैं, वो जो ड्रग्स एडिक्शन में चले गए थे, उन्होंने वो चीज़ें मिस करनी शुरू कर दी। वो फैमिली के साथ बैठ के बातचीत करना, उनके साथ डिस्कशंस करना, फैमिली मैटर्स के बारे में कोई डिसीजन में हेल्प करना, उससे हम पीछे हटना शुरू हो गए। तो फैमिली ने डेफिनेटली उनके अपने अलार्म सिस्टम बजना शुरू हो गया कि कुछ फ़र्क है, क्योंकि हमारा बच्चा कुछ दिन पहले से अब एक डिफरेंट रूटीन में है। उनको ये नहीं पता कि हो क्या रहा है। देखिए, जो इनविजिबल हो रहा है उसका ज़्यादातर हिस्सा विजिबल है। मिसाल के तौर पे विजिबल क्या है कि अब आप उनके साथ घर में नहीं बैठते थे, रूटीन में नहीं आते थे, उनसे डिस्कशन नहीं करते थे, खाना वाना सबके साथ नहीं हो रहा होता था, ये तो विजिबल हो गया। इनविजिबल क्या है ये उन्हें नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनविजिबल का ज्यादातर हिस्सा विजिबल है, क्योंकि हमारी रूटीन जो चेंज हो रही थी, लेकिन ये पता हमें था क्योंकि हम किस रूटीन में पड़े हुए हैं, हमारी सब्सटेंस यूज ने हमारे साथ क्या चेंज कर दिया है, हमारी बॉडी के साथ क्या खिलवाड़ कर दिया है, ये हमें पक्का पता नहीं था। लेकिन हम खुद भी परेशान थे कि हम इस रूटीन से इस रूटीन में कैसे आ गए। जब ये रूटीन हम कंटिन्यू करते हैं फैमिली मेंबर के साथ, हमारे इख्तलाफात बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जब इख्तलाफात बढ़ते हैं तो उसके साथ हम देखते हैं कि हमारे दोस्तों की, अब जब हम शाम को जिनके साथ बैठते हैं वो दोस्त भी बदल गए। अब वो अच्छे सोबर लोग ना हमारे घर में आते हैं, हमारे दोस्त शुरू में आते होते थे जब हम नशे में नहीं थे, और अब हमारे दोस्त भी ऐसे हैं जो सिर्फ दरवाजे तक आते हैं, और फैमिली मेम्बर्स भी उनको अजीब सी नज़रों से देखते हैं, और अक्सर तो पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि ये लड़का अच्छा नहीं है जिससे आप मिल रहे हैं। तो जब ये है
तो फिर अब फैमिली मेंबर ने घर में कोई दावत रखी हुई है, किसी और फैमिली को बुलाया हुआ है, हम उस रूटीन को भी मिस करना शुरू कर देते हैं। और डेफिनेटली रिश्तेदार जो हैं ये पूछते हैं कि बच्चा कहाँ पे है, वो क्यों नहीं आया। और ख़ास तौर पे जो ऐसी महफिल में नहीं होंगे बच्चे, तो फैमिली मेंबर्स को उस लिहाज से डेफिनेटली बड़ी एक ह्यूमिलिएशन का वो होता है। फिर डेफिनेटली जब हम इन केमिकल्स में हैं तो हमारी जो स्टडी है या हमारी जो जॉब है उसमें फ़र्क पड़ता है, और फिर झूठ बोलने पड़ते हैं नशे के लिए एंड सो ऑन। इन सारी चीज़ों को ख़राब होने के बाद जब हम रिहेबिलिटेशन में आते हैं, इन सारी चीज़ों पे काम करना होता है। जब इन सारी चीज़ों पे काम करना है तो डेफिनेटली उसमें टाइम लगता है। और फिर ये जो नशे का इलाज है, ये डेफिनेटली ये कोई डॉक्टर तलत की अपनी रिसर्च नहीं है, हम उस रिसर्च पे काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुकी है। और जिस 12 स्टेप मॉडल को हम फॉलो करके चल रहे हैं, तो आप उस 12 स्टेप, जैसे 12 स्टेप के आप स्टेप 4 में जब जाते हैं तो आपको बिल्कुल बड़े क्लियरली ये मैसेज दिया जाता है कि अब आपने किसी खौफ और किसी भी और इंटिमिडेशन या किसी प्रेशर में आए बगैर पूरी जो दिमाग पे जोर दे के बगौर आपने अपने उन इखलाकी इक़दार का जायजा लेना है। ठीक है ना, हम एक छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं ना, हाँ, क्योंकि हम जिस छोटा सा कारोबार शुरू करते हैं ना, तो उसमें भी हम एट द एंड ऑफ द मंथ हम ये बैठ के हिसाब करते हैं कि हमने इन्वेस्ट क्या किया था और हमने उसमें प्रॉफिट क्या लिया, यानी हमने उसमें खोया और क्या पाया। अब अगर हमें नुकसान हो रहा है तो डेफिनेटली हमें अपनी स्ट्रेटजी को रिकंसिडर करना होगा कि हम इस तरह की इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। डेफिनेटली आप काम कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना, तो अब जब प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप अपनी स्ट्रेटजी को, हमने जिंदगी की इस दौड़ में शामिल हो गए और किसी दिन बैठ के ये सोचा ही नहीं कि मैं आज तक पिछले कुछ अरसे से जो करता आ रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या निकला। आपके पास रिहेबिलिटेशन में बाकी सारी सहूलतें मिलती हैं, आप वहाँ बैठ के ये ज़रूर अपने दिमाग पे जोर दिया करें कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। अगर पिछले 5 साल से नशा कर रहा हूँ और नशे में मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, या मुझे ड्रग एडिक्शन में आने के बाद कोई फ़ायदे हुए हैं या नुकसानों की लिस्ट ज़्यादा है। क्योंकि एवरेज एक फैमिली जब हमारे साथ कांटेक्ट में आती है तो डेफिनेटली वो बहुत सारी बातें शेयर करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपकी खराबी का ग्राफ जो है वो अच्छाई की तरफ है या बुराई की तरफ। तो फैमिली मेंबर्स को पता होता है कि हम पिछले काफ़ी अरसे से ये कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग जो यहाँ पे हैं, आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। बुक्स पढ़नी है तो लाइब्रेरी है, आप उसमें बुक्स ले सकते हैं, आप काउंसलर से डिस्कस कर सकते हैं। अपने ऊपर ज़रूर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी शुरू कर दें कि आपने ज़िंदगी के खेल में क्या खोया और क्या पाया। तो जब ये करना शुरू करेंगे तो आपको रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा, आप इंजॉय करना शुरू करेंगे। रिकवरी में आने के बाद जब ड्रग फ्री लाइफ में आप जाएंगे तो आपके अपने जो केमिकल्स हैं वो नॉर्मली काम कर रहे होंगे और आप उन केमिकल्स की एडिक्शन में जाएंगे और फिर उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। फैमिली आपके पास वापस आ चुकी होगी। ये पहली तरह का आपका अपना कंट्रोल आपके ऊपर आ जाएगा, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, आपके जिस्म आपके कंट्रोल में है, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके दोस्त वगैरह वापस आने शुरू हो जाएंगे जो आपको छोड़ चुके थे। आप अपनी सोशल लाइफ को कंटिन्यू करते हैं और इसके साथ साथ आप अपना खुदा से ताल्लुक भी बेहतर करना शुरू कर देते हैं। तो फिर ज़िंदगी बोरिंग नहीं होती। नशे में ज़िंदगी बोरिंग होती है। रिहेबिलिटेशन का एक फेज़ है, इस फेज़ से गुजरने के बाद एक खूबसूरत ज़िंदगी आप सबका इंतज़ार कर रही होती है। उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं वो इस पे गौर करेंगे और कभी भी कोई बात हो, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच मी और हम बैठ कर बात कर सकते हैं। थैंक यू।